वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू वाइट एंड नीड चैनल। आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर कॉल्ड, इसके अंदर जो पढ़ेंगे यहाँ पर क्या है, लेक्चर 5 है आपका, जो कि नेक्स्ट है। इससे पहले आपने 4 लेक्चर कर लिए हैं, अब हमारा लेक्चर 5 है। जो इसमें हमारा जो मेनली टॉपिक है, पहला जो टॉपिक होगा, एक तो मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये हमें देखना है। इसके अलावा क्या, इससे पहले जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा आपका डायनेमिक स्टेट का। ये हम देखेंगे अभी कि डायनेमिक स्टेट किसे कह रहे हैं। उसके बाद में लिविंग स्टेट क्या है, और उसके बाद आपका चालू होगा एंजाइम का। आज की क्लास के अंदर क्या है, हमें नॉर्मली इनको देखना है। सबसे पहले तो देखो, यहां तक जो आपने देख लिया है वो आपने सारा कुछ देख चुके हो आप, कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, लिपिड क्या होते हैं, एमिनो एसिड क्या होते हैं, उसके अलावा न्यूक्लियोटाइड कैसे होता है, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। मैक्रोमोलिक्यूल में कौन से आते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल में कौन से आते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब ये जानते होंगे। हाँ, मैंने तो देखा ही नहीं है भाई। देखो, ऐसा तो करना मत कि तुम पढ़ो नहीं यहाँ पर क्या है और मैं आगे इसको कराता रहूं। बिना पढ़े तो कुछ होगा नहीं, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। आपको अच्छे से पढ़ना है, अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और उनके टाइम पे रिवाइज करना है। याद रखना, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे बिना रिवीजन के। देखो, वैसे तो एक बार तो बहुत सारे से पढ़ लेते हैं, बट टाइम टू टाइम रिवीजन करना ये बहुत बड़ी बात है। कुछ को टाइम नहीं मिल पाता, कुछ को कुछ दिक्कत होती है, तो इस सब की वजह से तो हमें टाइमली रिवाइज करना है। प्लीज ये बात को अपने दिमाग में रखें अच्छे से। आप अपने टाइम पर अपना एक शेड्यूल मेंटेन करें, कब आपको लेक्चर देखना है, कब आपको क्वेश्चन करने हैं, आप ये सब देख सकते हो। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है, इसके बाद में आप जो आपके जो इसके बाद टॉपिक आएगा, इनके बाद में वो एंजाइम को पढ़ेंगे हम। इससे पहले हमने सारे पढ़ लिए हैं। क्लास को शुरू करें। देखिए, सबसे पहले तो क्या टॉपिक है आपका जो यहाँ पर है हमारे पास में, देखो ये वाला है डायनेमिक स्टेट और बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, जिसका यहाँ पे क्या दे रखा है उन्होंने, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये देखना है। समझिए सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म समझे। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। देखो, अभी तक के अंदर आप चाहे किसी की भी बात कर लें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह दूं, हमारे पास में है एक, चाहे प्रोटोजोआ है, चाहे बैक्टीरियल सेल है, और चाहे ह्यूमन सेल है। किसी भी सेल को आप ले लें, अगर आप किसी को लिविंग सेल कह रहे हो तो एक बात बताओ, उनके अंदर कुछ ऐसे प्रोसेस हो रहे हैं ना जिसकी वजह से वो लिविंग है। हो रहे कि ना हो रहे हैं, हो रहे हैं। यहाँ पर वो एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन हो रही है। आप दुनिया के किसी भी जीव को जब तक लिविंग नहीं कह सकते हो जब तक कि उसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। कहेंगे सर हमारे अंदर भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है मेटाबॉलिज्म। सर मेटाबॉलिज्म नहीं जानते आप, वैसे सिंपल बताओ। मेटाबॉलिज्म आपको मैं सिंपली बताऊं अभी तो, केमिकल रिएक्शन। हम सबकी जो जिंदगी है एक्चुअल में बताऊं, वो रिजल्ट है केमिकल रिएक्शन का ही। जो हम सबको जिंदगी जी पा रहे हैं हम, ये केमिकल रिएक्शन की वजह से। कहेंगे सर क्या, एक फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है वो जहर खा लेता है, तो जहर खाने के बाद मर क्यों जाता है, इसलिए मर जाता है क्योंकि केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाती है सारी की सारी, इसलिए इंसान मर जाता है। और अगर आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो आप सब लिविंग है या मैं लिविंग हो। अगर जिसमें नहीं हो रहा वो नॉन लिविंग है, वो टाटा बाय दुनिया से। तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट वो है। हमारे जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके बारे में स्टडी करी, वो क्या कहते हैं, हमारी जो अभी तक की देखो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट जो डिस्कवरी रही है, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट डिस्कवरी जो रही है यहाँ पर क्या है, वो कौन सी रही है, इज टर्न ओवर। टर्न ओवर को डिस्कवर करना। सर व्हाट इज टर्न ओवर। देखो, आप अगर आप टर्न ओवर की डेफिनेशन ढूंढने बैठोगे तो आपको अलग अलग बुक के अंदर इसकी अलग अलग डेफिनेशन मिल रही है। कहीं पर तो ये लिखा होगा नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट पर मिनट, कहीं पर लिखा मिलेगा पर यूनिट टाइम, कहीं पर मिलेगा पर आवर। तो भाई आपको डिफरेंट बुक के अंदर डिफरेंट मिलने वाले हैं। आप इसको क्या करें, नॉर्मली क्या है, तो देखो यहां पर आपको क्या है, सिंपली आप ये लिख लें, द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मोलिक्यूल। पर आवर का करना नहीं है आपको, जो बता रहा हूं सबस्ट्रेट क्या होता है देखेंगे, रुक जाओ। नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मोलिक्यूल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। किसमें कन्वर्ट होंगे सबस्ट्रेट, बताइए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मोलिक्यूल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। आप पर यूनिट टाइम कर ले, तो कितने टाइम में कितने सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे पास में, दिस इज कॉल्ड ए टर्नओवर।
और ये साइंटिस्ट की अब तक की बहुत बेहतरीन डिस्कवरी में से एक डिस्कवरी है। क्या हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर? हमारी बॉडी में बात बता दूं यहां पर क्या होता है। इन आवर लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम में आप किसी की भी बात करते हैं तो इन द लिविंग सिस्टम आप ऐसे लिख लें, इन द लिविंग सिस्टम। तो इन लिविंग सिस्टम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोलिक्यूल, मोलिक्यूल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोलिक्यूल, भाई सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में बनना है। आप कह रहे हो सर हमने सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना दिया, तो जब सबस्ट्रेट से तुम प्रोडक्ट को बना रहे हो तो ये भी तो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी तो एक तरह से एक दूसरे का बदलना है क्या नहीं है बताओ। तो आप क्या कह रहे हैं यहां पर? तो लिविंग सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोलिक्यूल अक्कर। सही, ट्रांसफॉर्मेशन के बिना नहीं हो सकता। इन सारी की सारी क्या है, अब देखो ध्यान से, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स द केमिकल रिएक्शन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर क्या हो रहा है? द केमिकल रिएक्शन अक्कर। ये केमिकल, ये रिएक्शन है भाई, केमिकल रिएक्शन। और जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ऑल केमिकल रिएक्शन टुगेदर कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। जितनी बॉडी में चल रही है, चाहे उनमें कुछ अब फॉर्मेशन हो रहा हो, चाहे उनमें ब्रेक डाउन हो रहा हो। अब एक नाम आएगा एनाबोलिज्म, एक आएगा कैटाबोलिज्म, अभी हम देखेंगे, रुक जाओ। तो ये उन्होंने कहा है, कुछ समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर सुने ध्यान से कि इन, यहां पर सुने ध्यान से क्या है, केमिकल रिएक्शन अकर और केमिकल रिएक्शन, ऑल केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। तो आप किस रिएक्शन को कहते हो यहां पर? मेटाबॉलिज्म। सारी की सारी केमिकल रिएक्शन को एक साथ मिलाकर हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ये चीज को भूलना नहीं। तो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, इस चीज को याद रखें। सारी की सारी केमिकल रिएक्शन, अभी मैंने ये नहीं कहा कि फॉर्मेशन हो रहा है मेटाबॉलिज्म में, अब कुछ बन भी सकता है, कुछ टूट भी सकता है, मींस फॉर्मेशन भी और ब्रेक डाउन भी। तो यहां पर क्या कह रहा हूं, द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन कैन रिजल्ट इन, और किसमें कर सकता है, उससे क्या हो सकता है केमिकल रिएक्शन से? रिजल्ट इन, पहला तो यहां पर क्या है, फॉर्मेशन। अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज फॉर्मेशन, फॉर्मेशन को भी देखेंगे, रुक जाओ। फॉर्मेशन, और दूसरा होता है ब्रेक डाउन। अब क्या ब्रेक डाउन है, क्या फॉर्मेशन है, रुको आपको सिंपली बताऊं। फॉर्मेशन को यहां पर नाम आएगा एक एनाबोलिज्म, उसमें होगा। ब्रेक डाउन में नाम आएगा कैटाबोलिज्म। तो ये दो तरह की मेटाबोलिज्म होता है, टू टाइप का। एक में रिएक्शन में तो बनता है कुछ, और एक में कुछ टूटेगा। अब वो क्या क्या है, कैसे हैं, रुक जाओ, अब उनका हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, सिर्फ आपको मैं नाम बताया है। पहली चीज तो ये बताओ, क्या बिना केमिकल रिएक्शन का लाइफ है? तो आप कहोगे सर इससे तो ये पता चल रहा है कि बिल्कुल कोई लाइफ ही नहीं है। बिल्कुल। और जितने भी ये हैं, अब देखो इसके बाद जो टॉपिक है हमारी एनसीईआरटी के अंदर, उन्होंने रखा एंजाइम को। फिर वो कह रहे हैं जितनी भी लिविंग सिस्टम के अंदर अब जो जितनी भी रिएक्शन हो रही है, जितनी भी रिएक्शन चल रही है, इनको करने वाले होते हैं एंजाइम। वो आगे पढ़ेंगे आप अभी। अब जो रिएक्शन हो रही है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई रिएक्शन एक ही चल रही है, इतनी सारी केमिकल रिएक्शन चल रही है हमारी बॉडी के अंदर, हजारों रिएक्शन चल रही है, एक नहीं चल रही, हजारों रिएक्शन। बुक ने लिखा है कि वहां पर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देख लो कितनी अजीब हमारी बॉडी भाई। अगर हम चेक करें तो हम तो इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिससे रब ने इसको बनाया है उसने किस तरह से आपकी बॉडी के अंदर इस तरह से केमिकल रिएक्शन को एक साथ चला रखा है, और ये हम नहीं चला रहे। अगर ये रुक जाए तो हमारी लाइफ खत्म हो जाती है। अब करने वाला कौन है, वो देखिए, वो कितना टैलेंटेड होगा, वो कितना ताकतवर होगा अपने आप में। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं तुमसे, सुनो ध्यान से, क्या होता है ऑल केमिकल रिएक्शन। अब जो केमिकल रिएक्शन होती है, देखो ऑल केमिकल रिएक्शन, ऐसे लिख दूं, देखो द केमिकल रिएक्शन आर, द केमिकल रिएक्शन डू नॉट अक्कर। वो ऐसा नहीं कि तुम इनको अलग से करा लोगे, मतलब डू नॉट अक्कर इन आइसोलेशन, और कि मतलब एक रिएक्शन चल रही है और इसी के बाद सब खत्म हो गया, नहीं, सब कुछ आपस में लिंक्ड है। एग्जाम्पल दो कैसे लिंक्ड है। इसीलिए हमारी बुक ने क्या कहा, देखो यहां पर क्या है, द केमिकल रिएक्शन
कैसी हो सकती है तुम्हारे पास? द केमिकल रिएक्शन कैन बी लीनियर, और लीनियर हो सकती है तुम्हारे पास में, कैन बी लीनियर और साइकिल, या तो लीनियर में चलेगी या साइकिल में चलेगी। सर लीनियर क्या है? ग्लाइकोलिसिस है, 10 स्टेप में होती है, वो लीनियर एक तरह से। क्रेब साइकिल है, टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको आप कहते हो क्रेब साइकिल का नाम, एक्चुअली हमारे पास साइकिल है। तो वो कह रहा है जो केमिकल रिएक्शन है वो लीनियर हो सकती है, साइकिल में हो सकती है, अकेले से नहीं चल रही, एक ही नहीं चल रही हमारी बॉडी में, ये याद रखो। देखो आगे और आपको बताऊं ध्यान से, सुनो ध्यान से, क्या है प्लीज समझने की कोशिश करना जो आपको बता रहा हूं मैं। देखो हमारी बॉडी के अंदर क्या आता है? द केमिकल रिएक्शन, देखो इधर हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है सर, बिल्कुल होता है। ग्लूकोज टूटता है जब ग्लाइकोलिसिस होता है, तो ये बनाता है पायरुविक एसिड को, पायरुविक एसिड। ग्लूकोज होता है 6 कार्बन और पायरुविक एसिड होता है 3 कार्बन का, और जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। ये प्लीज याद रखें। पायरुविक एसिड से क्या होगा? इससे बनेगा हमारे पास में, इस वाले से एक मॉलिक्यूल बनता है, दिस इज कॉल्ड एज एसिटाइल कोएंजाइम, और ये किस में एंटर करता है? एंटर इनटू क्रेब साइकिल। और ये कहां पढ़ोगे आप? जब 11th क्लास में आपका चैप्टर चलेगा रेस्पिरेशन इन प्लांट, वहां आ जाएगा, और इसी को हम कहते हैं टीसीए साइकिल, ये वाली। अब जो ये साइकिल है ये चलती है पूरी की पूरी, इसके अंदर क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम है, फिर किसी के साथ आके जुड़ेगा, फिर उससे वो बनेगा, तो कई सारे स्टेप लगते हैं। और जो ग्लाइकोलिस तुम्हारे पास है पायरुविक एसिड से ये बन रहा है तुम्हारे पास, और ये नहीं है कि इससे यही बनेगा, इससे कुछ और भी बन सकते हैं, इससे कुछ और भी बन सकता है, जिससे कि सर बना के दिखाना यहाँ पर क्या है? पायरुविक एसिड को या पायरुवेट से आप बना सकते हो एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर क्या बनता है? इथेनॉल बनता है, ये भी बन सकता है। इससे यहां पर हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड भी बन सकता है, ये वाला करके। और इससे तुम्हारे पास जब ये जाएगा तुम्हारे पास अलग, तो देखो एक ही उससे कितने सारे वो चल रही है, ये रिएक्शन इससे ये चली, इससे ये भी हो सकती है, और ये भी हो सकती है, तो ये भी हो सकती है। अब मुझे बताओ क्या केमिकल रिएक्शन एक ही चल रही है? होगा सर, बिल्कुल नहीं चल रही। जिस तरह एक शहर के अंदर ट्रैफिक होता है, आप देखते हो ना, जहां पर बत्ती लगी होती है वहां पर क्या होता है? उस तरफ से भी ट्रैफिक आ रहा है, उस तरफ से भी आ रहा है। अगर हमारे यहाँ पर शहर के अंदर जो ट्रैफिक है, जहां पर लाइट लगी होती है, जो हेडलाइट्स होती हैं, अगर वो आगे पीछे थोड़ी सी हो जाए, गड़बड़ हो जाए उनके अंदर, क्या होता है? तो तुरंत नॉर्मली जाम लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, और एक्सीडेंट भी हो जाएंगे बहुत सारे। आप देखते भी होंगे नॉर्मल, अगर किसी ने गलती से नॉर्मली क्या ओवरटेक कर दिया, तो उस टाइम पर एक्सीडेंट हो जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर देखो कितनी सारी हजारों रिएक्शन चल रही है, और कभी उनमें ओवरटेक नहीं होता, कभी उनमें मिस हैपनिंग नहीं होती। अब बताओ कितना इंटरेस्टिंग है वो। ये कह रही हमारी एनसीईआरटी हमसे कि कभी भी आपके अंदर बॉडी के अंदर ऐसा नहीं होता कि हमारी बॉडी में रिएक्शन नहीं चल रही, हजारों रिएक्शन चल रही है, कभी आपस में टकराव पैदा नहीं होता है। सारी की सारी एक स्टेप बाय स्टेप चल रही है, और हर एक कंट्रोलिंग सिस्टम में चल रही है। ऐसे नहीं कि अपने आप कुछ तुम्हारे पास में वैसे ही बनना यह था, बन कुछ और गया। ये है हमारे टॉपिक, हमसे ये सीख दे रहा था ये। तो देखें यहां पर क्या है, ये चीज को याद रखना प्लीज कि क्या होता है यहां पर। अब आगे देखो ध्यान से, क्या है? अब एक लाइन है जो हमारी बुक ने, वो एंजाइम में बताऊंगा आपको, यहां पर देखेंगे हम आगे वो क्या है। इन द लिविंग सिस्टम, इन द लिविंग सिस्टम द केमिकल रिएक्शन आर कैटेलाइज्ड। अब इसका मीनिंग क्या होता है बताऊंगा मैं आपको। कैटेलाइज का मीनिंग क्या है? क्योंकि यहां पर आते हैं एंजाइम काम में, जो रिएक्शन को करवाते हैं, तो केमिकल रिएक्शन होते हैं कैटेलाइज। और हमारी बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसी ना है जो अनकैटेलाइज हो। अनकैटेलाइज का मीन जो बिना कैटलिस्ट के हो रही हो, बिना एंजाइम के हो रही हो। बॉडी के अंदर उसे कराने वाला कोई ना कोई एंजाइम जरूर लग रहा है, ये हमारी बुक ने दिया था। अब देखो जो हमारा है, इसके बाद में क्या होता है, हमारी बुक ने क्या दिया है, लिविंग स्टेट का टॉपिक होगा। चलो पहले पढ़ा दो मैं आपको ये एनसीईआरटी में क्या लिखा, देखो ये रहा, मैंने आपको सारा बता दिया। देखो ध्यान से, पहले तो देखो, चाहे आप प्रोटोजोआ की बात करें, रुको एक मिनट, चाहे आप प्रोटोजोआ की बात कर लें, अरे यार प्रोटोजोआ की बात कर लिए, प्लांट की कर लें, एनिमल की कर लें, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अभी तक की देखो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी, मोलिक्यूल जो है उनको आप वो किस तरह कुछ अमाउंट में प्रेजेंट है, कुछ भी कंसंट्रेशन है, या तो तुम्हारे पास मोल्स पर सेल है या मोल्स पर लीटर उसमें दे रखा है उन्होंने।
सबसे जो ग्रेटेस्ट डिस्कवरी जो रही है वो किसकी डिस्कवरी रही है बताइए? टर्नओवर। और टर्नओवर क्या होता है मैंने आपको बता दिया। आगे लिखा उन्होंने कि मॉलिक्यूल कॉन्स्टेंटली एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, अदर मॉलिक्यूल्स, ये रहा हो। आगे देखो क्या है, अब इनमें क्या होता है, देखो कुछ टूट भी रहा है और कुछ बन भी रहा है। मैंने कहा था फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकडाउन का, तो यहां पर कुछ बन भी रहा है, कुछ तुम्हारे पास में टूट भी रहा है इन रिएक्शन के अंदर। और इन सारी केमिकल रिएक्शन को टुगेदर क्या कहते हैं बताइए? मेटाबॉलिज्म, ये रहा नाम। और मेटाबॉलिज्म नाम आपको बता दूं मैं, 11th क्लास में लिविंग वर्ल्ड जो आपका पहला चैप्टर है वहां पर ये मेटाबॉलिज्म है, और वहां हमने पढ़ा हुआ है बिना मेटाबॉलिज्म के आप किसी को लिविंग नहीं कह सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो मेटाबॉलिज्म देखो सारी रिएक्शन को कह रहे हैं, चाहे टूटना हो रहा हो चाहे बनना हो रहा हो। लाइन को ध्यान से सुने, देखो ईच ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही रहा है, एक से दूसरे में कन्वर्ट हो ही तो रहे, यहाँ पर रूप तो बदल ही रहा उनके अंदर। आगे देखो क्या लिखा है, कुछ उन्होंने एग्जाम्पल दिए, देखो वी कैन लिस्ट टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ सच एग्जाम्पल। वो कह रहा है कहीं पर तुम्हारे पास में हाइड्रोलिसिस, आपने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ दिया, जैसे कि आपका सुक्रोस है, सुक्रोस टूटता है तो क्या बनता है? एक ग्लूकोज बनता है और क्या बनता है? फ्रक्टोज बनता है। तो इनका बॉन्ड तो टूट रहा है आपस में जिससे जुड़े हुए थे, और उसका नाम क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो वो आपसे बात कर रहे हो इस तरह का जो टूटना हो रहा है बनना हो रहा है, तो इस तरह की केमिकल रिएक्शन हजारों रिएक्शन हैं, तो वो आपको इनकी बता रहा हो। अदरवाइज देखो जो मेटाबोलाइट होते हैं, मेटाबोलाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू सीरीज ऑफ रिएक्शन, लिंक्ड रिएक्शन होती है। क्योंकि मैं कह रहा हूं आपसे क्या, सारी रिएक्शन कैसे होती है? लिंक। ऐसे नहीं हो रहा कि कोई अलग से रिएक्शन चल रही है, एक ही चल रही है तो दूसरी ना चलेगी। देखो आगे उन्होंने फिर, एक मिनट रुको, आगे क्या लिखा उन्होंने, क्या होता है देखो, ये जो होती है तुम्हारे पास में जो रिएक्शन है मेटाबॉलिक पाथवे, किसके समान है? ऑटोमोबाइल ट्रैफिक के समान है। मैंने आपको कहा था शहर में भी एग्जांपल दिया जो आपको, तो आप ये लिख लेना, बेशक मैं लिख दूंगा कोई नहीं। ये ट्रैफिक जंक्शन के समान, फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे, ये आपके पास में क्या होता है? और यही हमारी बॉडी की, बताओ हम कांस्टेंट है डायनामिक है? हमारी बॉडी में जो रिएक्शन है एक जगह पे रुकी हुई है, चलती रह रही है, चलती रही है, तो ये होता है डायनामिक स्टेट। तो याद रखना, लिविंग बॉडी, लिविंग सिस्टम डायनामिक स्टेट में होता है, ना कि कांस्टेंट में रहता है। अगर आप कांस्टेंट में जाओगे तो आप ऊपर डायरेक्ट पहुंच जाओगे। अभी आगे बताता हूं मैं आपको, रुको। फिर देखो उन्होंने क्या होता है, आगे क्या लिखा है यहां पर उनका, विदाउट सिंगल रिपोर्टेड मिस है फॉर हेल्थी कंडीशन। जो हमारी बॉडी में रिएक्शन चल रही है उनमें सिंगल एक दिक्कत भी नहीं होती है चलते टाइम पे। जिस तरह अगर हमारे ट्रैफिक में हो जाए तो सारा का सारा ट्रैफिक क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट भी हो जाएंगे बहुत सारे, और जाम लग जाएगा, पता ना कितनी दिक्कतें हो जाएंगी थोड़ी सी गलती की वजह से। यहां पर इतनी सारी हजारों रिएक्शन चल रही है और में एक सिंगल दिक्कत नहीं होती है। क्या वो चल रहा है हमारी बॉडी में। अब देखो क्या कह रहे हैं, केमिकल रिएक्शन जो होती है वो कैटेलाइज्ड होती है, ये वाली चीज बता रहे हो। कैटेलाइज्ड रिएक्शन देखो हमारी क्या होता है, कैटलिस्ट रिएक्शन को बढ़ाते हैं, हम बात करेंगे आगे। एंजाइम होते हैं क्या, रुक जाओ, जब एंजाइम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ये सारी चीज। एंजाइम नाम का टॉपिक है, एक मिनट रुको, इसमें जो मुझे लिखना था यहाँ पर क्या है, तो बताओ यहाँ पर क्या आता है हमारी बॉडी के अंदर। कहाँ गया, ये रहा। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं द मेटाबोलोइड्स किस स्टेट में होते हैं बताओ? द मेटाबोलोइड्स आर इन डायनामिक स्टेट। डायनामिक का मतलब है बदलना, तो डायनामिक स्टेट में होता है, आर इन डायनामिक स्टेट, ये लाइन याद रखना। और सिंगल हैपनिंग नहीं होती है, मैंने आपको बोल दिया था कि एक सिंगल भी दिक्कत नहीं आएगी, याद रख लिया। यहां पर क्या है और किसके तरह समान होता है हमारे, क्या है? ऑटोमोबाइल ट्रैफिक के समान है, जो हमारा एग्जाम्पल मैंने आपको शहर का दिया था अभी। चलो आगे देखें, अगर शहर में नॉर्मली क्या आता है, देखो अगर वैसे दिक्कत होने लग गई ना, फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में चले जाओ, दिल्ली में देखना, गुड़गांव में चले जाओ, दिल्ली में नॉर्मली क्या है, इतनी ज्यादा मतलब पॉपुलेशन है, इतने ज्यादा लोग हैं और इतने ज्यादा नॉर्मली गाड़ियां चलती है, वहां पर तो अगर थोड़ी सी गलती हो गई ना, तुम्हारा जाम नहीं खुलने वाला है 1 घंटे से पहले, एक छोटी गलती की वजह से। इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है शाम के टाइम में, और तुम्हारे पास 4-5 बजे के आसपास में। अगर आप कभी ने विजिट किया है तो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, नहीं होता वैसे ट्रैफिक नहीं हो, मतलब वैसे ट्रैफिक नहीं खुलता, इतना ज्यादा नॉर्मली ट्रैफिक ओवरलोड होता है, जबकि सब कोई अपने सिस्टम से चल रहा है। अगर दिक्कत हो गई तो फिर तो गए काम से। तो ये हमारी किताब हमसे कह रही है, क्योंकि उन्होंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। करें आगे, आ जाओ आगे। अब देखो जो मेटाबॉलिज्म है तुम्हारा, समझिए प्लीज ध्यान से। मैंने आपको क्या कहा, मेटाबॉलिज्म कितने तरह का होता है? जो 2 टाइप,
कितने टाइप का होता है बताइए? 2 टाइप का। एक का नाम क्या कहते हैं हम? एनाबोलिज्म। एक को हम कहते हैं, समझिए प्लीज ध्यान से, एनाबोलिज्म। अब बताता हूं आपको डिटेल में। और एक को हम कहते हैं कैटाबोलिज्म। अब जो कैटाबोलिज्म है, एनाबोलिज्म है, इसमें क्या होगा तुम्हारे पास में? फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड या फॉर्मेशन ऑफ मोलिक्यूल। इसमें कोई मोलिक्यूल बनेगा और चाहे बने चाहे टूटे, सबको एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। मैंने आपको बता दिया था। और यहां पर क्या होगा बताइए? ब्रेक डाउन ऑफ मोलिक्यूल। तो यहां तो ब्रेक डाउन हो रहा है और वहां पर क्या हो रहा है? फॉर्मेशन। ये बात कर ली हमने। इसका एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन है, यहां पर क्या है? इसमें कुछ बन रहा है, क्या बनेगा? एग्जांपल देखिए, हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन होता है, और जब हमारी बॉडी में खाना किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन पर हमें एनर्जी किससे लेते हैं? डायरेक्टली ग्लाइकोजन से लेते हैं, ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज से मिलती है। अब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा? तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? एनर्जी को यूज करोगे, एनर्जी को यहाँ पर क्या वो करोगे। तो याद रखना, जब आप किसी चीज को तोड़ रहे हो, जब आप किसी चीज को बना रहे हो, यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास? देखो एक सेकेंड, एक होता है टूटना और एक होता है फॉर्मेशन। यहां पर आप फॉर्म कर रहे हैं ग्लूकोज को। जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का होगा जब ऑक्सीडेशन, तो इससे एनर्जी मिलेगी। तो आप इसको, इसे ब्रेक डाउन हो गया ना, बन नहीं रहा। रुको एक मिनट, तो ब्रेक डाउन का एग्जांपल हमारे हमने कह दिया। देखो एक सेकेंड, एग्जांपल दो, किताब गई। एसिटिक एसिड से बनना कोलेस्ट्रॉल का एग्जांपल दिया बुक ने। एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल बनेगा। तो जो एनाबोलिज्म है, ये इसका एग्जांपल हो गया तुम्हारे पास में। दूसरा हमारे पास एमिनो एसिड से बनेंगे, समझिए ध्यान से। एमिनो एसिड से प्रोटीन बनेगा, ये क्या हो गया? एनाबोलिज्म का। दूसरा, इसके अलावा और क्या एग्जांपल दे सकता हूं बताइए? एमिनो एसिड का प्रोटीन से, एमिनो एसिड से प्रोटीन का बनना, फिर एसिटिक एसिड से ये बनना। उसके अलावा हमारे पास में और क्या होता है? देखो, न्यूक्लियोटाइड से डीएनए का बनना है, न्यूक्लिक एसिड आरएनए का बनना। तो ये भी आपके पास इसी में न्यूक्लियोटाइड। उस टाइम पे आपका होगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए और आरएनए दोनों क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। तो डायरेक्ट आप लिख ले, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड का बनना। और वो कौन कौन होते हैं? एक आरएनए और एक डीएनए। तो ये सब जो एग्जाम्पल है किसके हैं बताइए? ये है तुम्हारे एनाबोलिज्म के, इनके अंदर। तो एक एनाबोलिज्म, एक क्या होता है? कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में देखिए ध्यान से, इसमें क्या होगा? ब्रेक डाउन। आप तोड़ रहे हो, ग्लूकोज को तुमने तोड़ा और उससे तुम्हें एनर्जी मिलेगी। भाई ग्लूकोज को तोड़ेंगे हम, जब उसका करेंगे हम, तो जब उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है हमारे पास में। तो एक में एनर्जी रिलीज होती है और एक में एनर्जी तुम्हारे पास में क्या होती है बताइए? वहां पर यूज होती है। तो याद रखना, इन मेटाबोलिज्म, इन मेटाबोलिज्म द एनर्जी इज रिलीज्ड और यूज्ड। या तो आप एनर्जी को यूज करोगे और या आप एनर्जी को क्या करोगे? रिलीज करोगे। जब आप नॉर्मली क्या होता है, कोई चीज को बना रहे हो, भाई बनाते टाइम तो क्या होता है हमारे पास में? एनर्जी होती है। जब आप कोई चीज को बना रहे हो तो उस टाइम तो आपकी एनर्जी लगेगी, और जब आप तोड़ रहे हो तो उस टाइम पे एनर्जी क्या होती है? रिलीज। तो याद रखना, ड्यूरिंग कैटाबोलिज्म, फॉर एग्जाम्पल क्या आप कैटाबोलिज्म कर रहे हो, समझे ध्यान से। ड्यूरिंग एनाबोलिज्म तब एनर्जी लगेगी, कब वो? तो ड्यूरिंग एनाबोलिज्म एनर्जी जो होती है, एनर्जी इज, जब बना रहे हो आप तो यूज हो रही है। तो आप, तुम्हारे पास यहां पर एनर्जी यूज करोगे। भाई एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाना है, आप बनाकर दिखा दो ना बिना एनर्जी के, मुझे बना दीजिए सर, हम बना देंगे। आप एक एक एमिनो एसिड को जोड़ोगे फिर प्रोटीन बनेगा। जिस तरह आप एक घर को बनाते हो, घर को बना रहे हो तुम जब, तो हमारे पास में क्या हो रहा है? उस टाइम पे आपकी मोर एनर्जी लगेगी। घर को तोड़ना हो या बनाना हो, दोनों में एनर्जी लगती है। बट हमारी बॉडी के अंदर जब आप बना रहे हो एमिनो एसिड से प्रोटीन को, तो ये एक तरह से क्या है? यहां पर एनर्जी आपकी लगेगी भाई, ऐसे नहीं बन जाता प्रोटीन अपने आप। तो एनर्जी यूज रहे, तो यहां पर आप याद रख लें, ये लिख लो एनाबोलिज्म, और यहां आप एरो पे लिख लेना एनर्जी यूज, चाहे आप कुछ भी बना रहे हो। दूसरा देखिए, कैटाबोलिज्म है आपके पास में। कैटाबोलिज्म में क्या होगा? एनर्जी रिलीज। इनका यहां पे क्या होता है? क्या होगा बताइए? एनर्जी रिलीज होती है। अरे सच, एनर्जी इज रिलीज।
अब बताओ, एक सेकंड, एक मिनट रुको, थोड़ी बहुत तो तुम्हें इतना तो आता ही होगा। जब एनर्जी यूज होती है उसे क्या कहते हो, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक? बताइए। जब एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक, रिलीज होने में। तो याद रखना, कैटाबोलिज्म क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक का मतलब है एनर्जी रिलीज होना, और जब एनर्जी यूज होगी तो इसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये नाम भी याद रख लो भाई, थोड़ा सा इतना तो एफर्ट कर ही लोगे ना। तो कौन एंडोथर्मिक है, कौन एक्सोथर्मिक है, याद रखें। तो कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म दोनों तुम्हारे पास क्लियर हो गए होंगे। और जितने भी होते हैं, अब देखो, जो आपकी बॉडी में जब टूट रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म है एनर्जी की, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जो कि आपकी एनर्जी करेंसी होती है, या हमारी जो करेंसी होती है वो कौन होती है, वो होती है एटीपी, एनर्जी करेंसी। जिस तरह हमारे इंडिया के अंदर हमारा क्या है, खुद की करेंसी है, वो क्या है, रुपया है। सऊदी के अंदर क्या होता है, वहां पे अलग है। फॉर एग्जांपल आप इराक की बात करोगे, वहां पर तुम्हारे पास में डिफरेंट है। अमेरिका के अंदर क्या डॉलर है। इसी तरह हमारी बॉडी में जो एनर्जी की फॉर्म है, जो सबसे जो करेंसी उसका तो होती है एटीपी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी क्या होती है, बताओ, एटीपी। और एटीपी का पूरा नाम, ये नीट का पीवाई क्यू भी है भाई, इसमें तो कुछ वो भी नहीं है, नीट पीवाई की, पर पुराना है ये, देख लेना एक बार। एटीपी का पूरा नाम बताओ, पर पता है हमें, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी का पूरा नाम। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा ये सब। अब देखो ध्यान से, इतना पढ़ लिया आपने, क्या होता है, किसकी फॉर्म कैसे है। इसके बाद में क्या होता है, जो लिविंग स्टेट में है, अब वो कह रहा है कि जो कंसेंट्रेशन है वो भी आपकी अलग अलग होती है। देखो आगे चलो, एनसीईआरटी पढ़ ले थोड़ी सी, क्या लिखा उन्होंने, मेटाबॉलिक बेस ऑफ लिविंग। देखो उन्होंने क्या है, एसिटिक एसिड से क्या बनाया है, कोलेस्ट्रॉल को बनाया है, बनाया कि ना बनाया है। फिर सिंपल तुम्हारे पास में क्या है, ग्लूकोज से क्या बन रहा है बताओ, लैक्टिक एसिड बन रहा है मसल में। भाई ग्लूकोज से एनर्जी, जब ग्लूकोज का होगा ऑक्सीडेशन, मैं कह रहा था एनर्जी निकलेगी। अब ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन है, मैंने आपको यहां कराया था, देखो ये आओ इधर देखना, ग्लूकोज से ये पहले क्या बनता है यहाँ पर, पायरुविक एसिड, और उससे क्या बन सकता है, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, और जब तुम्हारे पास इसमें जाएगा तो यहाँ पर CO2 निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, वो सब है वो तुम्हारे पास। क्योंकि आगे चलेगा ETS में, ETS क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पढ़ोगे आप ये सब, क्योंकि एक साथ चलता है। पहले ग्लाइकोलिसिस, फिर आपके पास में लिंक रिएक्शन, या आप इसको कहते हो गेटवे रिएक्शन, फिर तुम्हारे पास में क्या आता है, क्रेब साइकिल वाला पार्ट, और फिर जाएगा ETS में। और वहां पर हमारे ग्लूकोज से तुम कहते हो सर 38 ATP मिलती है, तो ग्लूकोज से 38 ATP जो मिलती है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड में जाके वहां पर कैलकुलेट करते हैं। एक साथ चलती है, लिंक्ड होती है। ऐसा नहीं होता कि थोड़ी देर तू चलता रहे फिर मैं रुका रहा हूं, ऐसा नहीं होता, लिंक्ड है आपस में। तो ये देखो, ये वाला पार्ट बताया उन्होंने, जब ग्लूकोज टूट रहा है तो कैटाबोलिक है, हमें अच्छे से पता है ये चीज। लो क्या लिखा है उन्होंने, देखो पहली जो रिएक्शन है ये एनाबोलिक है, उन्होंने कह दिया खुद ने, ये एनाबोलिज्म है या एनाबोलिक, एनाबोलिज्म कह सकते हो आप, घबराओ मत। जो बाद में टूट रहा है, देखो डिग्रेडेशन, यहां पर क्या वो कैटाबोलिक है। देखो प्रोटीन का बनना एमिनो एसिड से रिक्वायर एनर्जी। अब बताओ मुझे, एमिनो एसिड से क्या बना रहे हो आप, प्रोटीन बना रहे हो, तो एनर्जी लगेगी कि ना लगेगी। जब एनर्जी लग रही है आपके पास में क्या आता है, तो कौन सा प्रोसेस है बताइए, एनाबोलिक। यहाँ पर फिर देखो कैटाबोलिक पाथवे में रिलीज ऑफ एनर्जी, यहाँ एनर्जी निकलती है, बता दिए। आगे देखो कुछ है क्या, अबे तू आ गया पहले, समझो ध्यान से। अब देखो ध्यान से, क्या है ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने में 10 स्टेप लगते हैं, और इसी को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। हम ये देखेंगे बाद में क्या होता है, कैसे होता है, सर अभी बता दो। ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फोस्फेट, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट, फ्रक्टोज 1 6 बिस्फोस्फेट। तो भाई ये बाद की बातें हैं, पढ़ेंगे हम ये 10 स्टेप कैसे होते हैं, तो उन्होंने वो बताया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है एनर्जी की, बताओ कौन सी होती है एनर्जी करेंसी की, वो होती है एटीपी, ये बता दिया। ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड, जो 10 मेटाबॉलिक स्टेप है, क्या नाम होता है, ग्लाइकोलिसिस। तो याद रखें प्लीज, मैंने आपको लिख दिया, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, कहोगे सर पायरुवेट होता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, ये 6 कार्बन का होता है, ये 3 कार्बन का, ये 2 बनते हैं, तो ये ग्लाइकोलिसिस है। ग्लूकोज को टूटना कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, चलो उम्मीद कर रहा हूं आ रहा होगा। अब देखो जो अगला टॉपिक है वो है आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, लिविंग स्टेट क्या है। देखो एक मिनट, इसमें डाटा क्या दे रखा है भाई, ये जो डाटा है
कहीं पर 4.5 भी दे रखा है और कहीं पर ये 4.5 से लेकर 6.1 भी है। एनसीईआरटी में डाटा ये, क्योंकि मेरी एनसीईआरटी में देखा था मैंने क्या होता है, इसको 6.1 दे रखा है, कहीं पर ये भी दे रखा है। कोई बात नहीं, प्लीज ये याद रखना, ये ग्लूकोज किसका है, ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। देखेंगे मेरे को, पहले पढ़ ले इसे। बिल्कुल, देखो जो लिविंग स्टेट है, मैं आपको यहां से एक चीज बताऊं, सुनो ध्यान से, क्या होता है, ऑल मेटाबोलॉइड्स, सारे जो मेटाबोलॉइड होते हैं, रुकना ये मिटाओ, पहले वो लिखूं जो इसमें पूछा उन्होंने मेनली। ब्लड कंसेंट्रेशन, द ब्लड कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन नॉर्मल, नॉर्मल में कितना होता है 4.5 से लेके, यहां दे रखा था 5 भी, पर प्लीज ये 6.1 भी दे रखा है मिलीमोल, ये वाला करके। फिर अगला देखो, हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन है, ये कंसेंट्रेशन बता रहे हैं। हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं सर, बिल्कुल। हार्मोन कौन से ग्लैंड निकालती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, तो एंडोक्राइन ग्लैंड निकालती है। तो क्या कह रहा हूं, जो हार्मोन्स है इनका जो लेवल है, उनका कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन इज इन नैनोग्राम, नैनो के अंदर होता है, नैनोग्राम में, बहुत ही ना के बराबर, बहुत कम, 10⁹। नैनो का मीन्स क्या होता है तुम्हारे पास में, 10⁻⁹ होता है। तो नैनोग्राम में हार्मोन्स का लेवल है, ये वाली चीज कह रहा है आपसे। एक बात बताओ पहले तो, क्या हमारी बॉडी के अंदर जितने भी लिविंग है, आपने फिजिक्स से थोड़ा बहुत ये जानते हो, अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो कोई वर्क डन नहीं हो रहा, और जब कोई वर्क डन ना है तो सिस्टम क्या है तुम्हारे पास में, कोई काम नहीं कर रहा, तो वो कुछ है ही, किसी काम का ही नहीं है। अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर हम इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए, तो याद रखना, इक्विलिब्रियम पे आप पहुंच गए तो ऊपर पहुंचोगे डायरेक्ट, दुनिया में तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है फिर। सर कैसे, क्योंकि भाई लिविंग जो है वो कभी भी इक्विलिब्रियम को अटेन कर ही नहीं सकते, सब के सब होता है नॉन इक्विलिब्रियम में। जो केमिकल रिएक्शन चल रही है, कहीं कुछ बनना है, कहीं कुछ टूटना है, तो इनकी वजह से जो इंसान की बॉडी जो लिविंग स्टेट है, कैन नॉट अटेन द इक्विलिब्रियम एट ऑल, वो किसी भी हालत में इक्विलिब्रियम अटेन कर ही नहीं सकते। और इक्विलिब्रियम अटेन करना भी चाहे, कहेंगे सर हम तो सब चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाए, हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, पर बॉडी ने अगर कहा ना कि अब मुझे स्टेबिलिटी चाहिए और मुझे इक्विलिब्रियम को रीच करना है, तो भाई आप याद रखें कि फिर तुम ऊपर पहुंचने वाले हो, जमीन इस दुनिया में नहीं अब तुम्हारा रहना रहा। अब टाटा बाय फिर यहां से। तो याद रखना, इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है, कोई नेट वर्क डन 0 होता है, और जब वर्क डन 0 है तो फिर एक ही काम है, खत्म, टाटा बाय। तो याद रखना, जो लिविंग स्टेट होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इन नॉन स्टेडी स्टेट, ये याद रखना है। आर इन, रुको एक मिनट, क्या लिख दे, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इन नन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे, याद रखना, नन इक्विलिब्रियम है, आर इन नन इक्विलिब्रियम स्टेट। सर इक्विलिब्रियम में हो गया, अगर कोई इक्विलिब्रियम में, इफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मीन्स क्या होता है, आप क्या जानते हो इक्विलिब्रियम का मतलब, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि वर्क डन 0, इफ इक्विलिब्रियम इज अटेंड, तो क्या होगा, नेट वर्क डन, बताओ कितना काम करेगा वो, 0। और जब नेट वर्क डन 0 है तुम्हारे पास में, तो ऊपर तुम क्या करोगे, जाओगे, खत्म, यहां पर तुम्हारी बायो यहीं पर रखी रह जाएगी फिर। तो इंसान जो लिविंग स्टेट है, कभी भी आप याद रखना, वो इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकते। अब सर नॉन इक्विलिब्रियम की स्टेट है, वो किससे आ रही है, वो एटीपी की हेल्प से हम कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं पर कुछ बन रहा है, कहीं पर टूट रहा है, और जब ब्रेक डाउन हो रहा है, जब कैटाबॉलिज्म हो रहा है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो एनर्जी यूज भी तो हो रही है किसी चीज को बनाने के लिए। कहीं पर बन रहा है, कहीं पर टूट रहा है, बराबर तो नहीं रहा ना, मतलब कहीं बन रहा है तो वहां से जो बना, अब उसने एनर्जी यूज करी, एनर्जी कहां से आई, टूटने पर आई, तो हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली काम कर रही है।
कर रही है कि ना कर रही है, यहाँ पर क्या है, तो इसी को यहाँ पर क्या होता है, जब बॉडी काम कर रही है, जो मेटाबोलाइट्स है वो तुम्हारे पास में चेंज हो रहे हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर, यही आपका मेटाबॉलिक फ्लक्स होता है। अब एक नाम भी यहाँ पर आया, मेटाबॉलिक फ्लक्स, एनसीईआरटी में दिया है, तो सारे के सारे हो। चलो मैं आपको इसकी रीडिंग कराऊं, देखो बेस्ट है तुम्हारे पास, सुनो ध्यान से। जो कंसेंट्रेशन देखो, ब्लड कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, देख लो यहाँ पर ये दे रखा है इन्होंने, मैंने आपको बता दिया ब्लड कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज जो होता है, या तो ये 4.5 से 5, या तुम्हारे पास 6.1 भी। हार्मोन का लेवल किस में होता है, देखो नैनोग्राम में। मोस्ट इंपोर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम देखो ऑल लिविंग किस में होता है, स्टडी स्टेट के अंदर है। देखो वो स्टडी स्टेट है कैरेक्टराइज्ड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द मॉलिक्यूल। अब देखो ये सारे जितने भी बायोमोलिक्यूल है किस में होता है बताओ, मेटाबॉलिक फ्लक्स के अंदर। ये रहा हो, आगे उन्होंने लिखा हुआ है जो मैं आपको बोल रहा था, यहां पे आएगा। एक याद रखो, अगर तुमने फिजिक्स से वो कह रहा है इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क, सारे ऑर्गेनिज्म तुम्हारे पास कंटिन्यूअसली क्या होते हैं, काम कर रहे हैं, जितने भी जीव है। मैंने कहा ना कि वर्क डन ने तो जीरो हो ही नहीं सकता कभी, तो अगर नेट वर्क डन जीरो हो गया तो इक्विलिब्रियम है, इसलिए इक्विलिब्रियम में कभी जा नहीं सकते। तो किस में होते हैं बताओ, नन इक्विलिब्रियम में। ये रहा नन इक्विलिब्रियम, और कौन सी, स्टडी स्टेट, ये इसमें तुम आप कुछ काम कर पाते हो। तो लिविंग स्टेट कैसी होती है, ये स्टेटमेंट याद रखना, वीवीआईपी है, नन इक्विलिब्रियम होता है, स्टेडी स्टेट है। अब ये कैसे हो रहा है देखो, ये एनर्जी इनपुट से हो पाता है भाई, जो आप काम कर पा रहे हो। हम फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा पा रहा हूं, तो मेरी बॉडी में एनर्जी यूज हो रही है, एनर्जी जो यूज हो रही है वो कहां से निकल रही होगी, बॉडी के अंदर क्या है, कैटाबोलिज्म से, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, फिर उससे एनर्जी निकल रही होगी, उस एनर्जी को हम यूज कर पा रहे हैं हमारी बॉडी, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम कोई भी काम को परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो यहां पर उन्होंने क्या लिखा है देखो, इस वजह से उन्होंने क्या है, जो मेटाबोलिज्म है, और उन्होंने क्या होता है, एक नाम दिया है मेटाबोलिज्म को, लिविंग स्टेट को, क्योंकि देखो लिविंग स्टेट को बनाए रखना है, ध्यान से सुनना, अगर आपको लिविंग स्टेट को बनाए रखना है तो मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, उनमें कुछ बनेगा या टूटेगा। तो लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म आपस में एक दूसरे के सिनोनिमस है, ये लिख रखा है उन्होंने, सिनोनिमस, एक दूसरे के साथ में सिनोनिमस है। क्यों सिनोनिमस है, मेटाबॉलिज्म है तो लिविंग है, मेटाबॉलिज्म नहीं है तो लिविंग नहीं है। समझ में भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप इसको तरह सेम मान रहे हो, सेम मानने का भी रीजन है इसका, ये रीजन है वो, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में एनर्जी है और लिविंग स्टेट को बनाए रखना है तो आपको नॉन इक्विलिब्रियम में रहना है, नॉन इक्विलिब्रियम को बनाए रखना तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो मेटाबॉलिज्म होगा, कैटाबॉलिज्म होगा, फिर मतलब रिलीज ऑफ एनर्जी होगा, तो इससे हो पा रहा है। अब जो इसके बाद टॉपिक है आपका, उस टॉपिक का नाम क्या होगा हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एज एंजाइम। यहां तक आपने क्या देखा, क्या कॉन्सेप्ट होता है मेटाबॉलिज्म का, लिविंग स्टेट क्या है, एनाबोलिक क्या है, कैटाबोलिक क्या होता है, और लिविंग स्टेट के अंदर भी वहां पर ब्लड कंसेंट्रेशन ग्लूकोज क्या दे रखा है उन्होंने, कितना नैनोग्राम, हार्मोन का लेवल क्या है, और हम किस स्टेट में होते हैं, इक्विलिब्रियम में, नॉन इक्विलिब्रियम के अंदर, वो कैसे चल पा रहा है, ये चीज याद रखना। यहां से प्लीज ये याद रखना सब बच्चों को कि जो लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, सिनोनिमस से याद रखना। विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी ए लिविंग स्टेट, लिख दिया ना उन्होंने, बिना मेटाबॉलिज्म के लिविंग स्टेट हो ही नहीं सकती, वीवीआई पे। चलो क्लास को एंड करते हैं यहीं पर। सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से इनको देखें और आप उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपको उनको ट्राई करें। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।